सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। सामान्य नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो इस वक्त हम लाइव आपके लिए लेकर आए हैं, और हमारे साथ जो हमेशा हमारे साथ मेहमान होते हैं सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, इनसे आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, डेनमार्क में भी तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका में बड़ा नाम लिया जा रहा है डेनमार्क की हुकूमत का, और ट्रंप साहब ने तारीफ भी किया डेनमार्क की कि डेनमार्क बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और टैक्सेस भी बड़े बढ़ रहे हैं। डेनमार्क जो कहते हैं कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है अमेरिका की नज़र में, लेकिन अमेरिका भी जो है वो बीमार है, जो उसको भी टीका लगाया जा रहा है। ट्रंप टीका लगा रहे हैं उसको मजबूत करने के लिए, उसकी मेरी इकॉनमी के लिहाज से उसकी सेहत ठीक करने के लिए। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर अफसल साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी, आपके जितने लिसनर हैं, जितने नाजरीन हैं, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज मौसम भी बहुत गर्म है। आज 18 डिग्रीज है इस वक्त, और फील लाइक 17 डिग्रीज। यानी कि आप अगर अपनी गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं तो आपको यही महसूस होगा कि या आप पाकिस्तान में या अरब ममालिक में गाड़ी चला रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी गाड़ी में महसूस हो रही है। और वैसे भी आप बाहर निकले तो हवा नहीं चल रही, बिल्कुल तेज़ हवा नहीं है और स्टिल है। और जब वो कहते हैं कि ट्रैफिक भी जाम है जी, और जिस वक्त आप ये पूरा वीकेंड इसी तरह रहेगा कि आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि हवा नहीं है, और ये अच्छा शगुन है और हमारे लोगों के लिए अच्छा शाह है। साहब, ये बात सही है कि आप एयरपोर्ट से निकले तो मोटरवे में रास्ता बंद है, बहुत आहिस्ता गाड़ियां जा रही हैं। ये नेचुरल चीज़ है कि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होती है तो डैनिश गाड़ी तेज़ चलाते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार है, बर्फ़ पड़ रही है, हम जा रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। वो परवाह नहीं करते कि भाई गाड़ी स्लिप हो जाएगी, कोई चीज़ हो जाएगी। तो जब धूप होती है तो ये ब्लाइंड हो जाते हैं, और इनको जो धूप सामने से पड़ती है तो ये बिल्कुल गाड़ी आगे नहीं चलाते और इतनी स्लो गाड़ी चलाते हैं। और बाज़ औक़ात ये हैरानगी होती है कि जो ट्रक्स होते हैं वो इनकी लाइनों में, कार वाली लाइनों में शिफ्ट कर जाते हैं और आगे चले जाते हैं और फिर नज़र कुछ नहीं आता। और बाज़ लोग तो इतनी स्लो गाड़ी चलाते हैं कि उनके आगे किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला जो है बिल्कुल सड़क खाली होती है, और वो 40-50 किलोमीटर मोटरवे के ऊपर आराम से जा रहे हैं। उनको देखे देखे दूसरे भी जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये है कि ये जो अपना पीपा निकला हुआ है जो बताता है कि आगे कोई पुलिस खड़ी है या अपना कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो है वो गाड़ी में बजता है तो लोग समझते हैं कि भाई आगे पुलिस खड़ी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि वो गाड़ी साइड पे खड़ी होती है और ये शुरू से ही ब्रेकें मार के आस्ता करके गाड़ी को लेके जाते हैं। यकीन कीजिएगा, जब मैं ट्रांसटॉप से एयरपोर्ट जा रहा था तो मैं 110 की स्पीड पे गया हूँ, और मैंने देखा कि तोड़ ट्रांसटॉप से लेके तो एयरपोर्ट तक लाइन लगी हुई थी दूसरी साइड से एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले, लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं आगे, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई बिल्कुल कीड़ी की तरह वो गाड़ियाँ चल रही थी। और जब मैं उनको उतार कर और फिर वापस आया हूँ तो रास्ते में फिर मुझे भी वो कीड़ी की रफ्तार से, वो कहते हैं ना स्नाइल खैर से, और मुझे लुफ्त आमद से लेके 50-55 मिनट लगे कि मैं एबोदा हॉलमट जो है उसको मैंने क्रॉस किया। इतनी, और कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई गाड़ी साइड पे तो नहीं शाह खड़ी, साहब, फिर कुछ तो नहीं। टैक्सी वालों की तो मौजें होगी ना जी, टैक्सी वाला अब तो ऊपर आ गई है उन बेचारों के लिए तो कोई दिल छिकने की बात है, लेकिन जिनके मीटर जो हैं वो दूसरी तरह चल रहे हैं उनकी मौज है, ठीक है, लेकिन क्या मौज है फिर भी शाह वो। जी, मीटर चलते हैं दूसरी तरह भी। जी, दूसरी तरह तो वो चलते हैं, लेकिन वो टैक्स वाले सारा कुछ ले जाते हैं तो फायदा क्या है। हालात जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। आप देखें जो शाह ट्रंप साहब, ने, पिछली दफा आपने भी बात की थी, मैंने भी बात की थी, तो मैंने एक इश्तिहार भी देखा है सोशल मीडिया पे कि आप अगर ऊपर में बैठते हैं तो दोपहरी दो आप ये 8%, आप उनकी बैटरी नहीं, आपने उनकी ऐप को डाउनलोड करना है, और जब आप 2 दफ़ा उसमें सफ़र करेंगे
तो दोनों दफा आपको 80% जो है वो आपको रिबैट मिलेगी, यानी कि आपने 100 के पीछे 20 करोड़ देने हैं। तो इसका नुकसान किसको हुआ? ये जो वॉनमैन है ये बोल नहीं सकते, इनकी जबान बंदी कर दी, क्योंकि वॉनमैन है ही नहीं है, एक शाह इजाजतनामा साहब लिया हुआ। जबान बंदी की बात करते हैं, शाह साहब अगर देखें, अगर डेनमार्क के हालात को देखें, सियासत को देखें और अपनी कम्युनिटी के हालात को देखें, शाह साहब आपके पास इतने लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखिए अभी कम्यून के इलेक्शन भी आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, एक दिन हम बात कर रहे होंगे, एक दिन इसी तरह हम बात कर रहे होंगे, इलेक्शन हो गए, कौन बड़ा है, कितनी वोटें मिली हैं, ये दिन भी बड़ा जल्दी आएगा। लेकिन हमारी कौम जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, वो टीका लगा के जनाब बिल्कुल सो गई है, उनकी आंख ही नहीं खुलती शाह साहब। जी वो बड़े इल्म वाले हैं, और जो कहते हैं ना खामोश रहना, खामोशी में भी कोई वो जलजला होता है। और ये जब वो जलजला आता है तो वो अपने आदमियों पे आता है, दूसरों पे नहीं। वो किसी ने, हमारा एक मीरपुरी दोस्त था, तो वो बड़े मसल वगैरह रखता था जब हम इंग्लैंड में पढ़ते थे। तो वो एक दिन उसने ना, अंग्रेज ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी, तो वो सबके साथ फटे करता था। मेरा ख्याल तो बीइंग ए सैयद मेरी इज्जत करता था, लेकिन हर आदमी के साथ उसका फटा। तो एक उसको कहता है तनवीर, उसका नाम था, उसने कहा तनवीर ओए गोरा ती की गालियां करना है ना थी, इसकी भी तो सुधारो ना। तो वो शक्ल देखने लग गया, क्यों पुलिस आ जासी बात उन्हें पकड़ के थाने ले जासी, मैं इसकी क्यों मारा, मैं इस मुल्क की आया, तू गल कर मैं तेनू मारना। तो ये हिसाब है कि हम आपस में लड़ेंगे जरूर, आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग जरूर करेंगे, लेकिन गोरे के साथ जो है। लेकिन शाह साहब देखें, अमेरिका जो है अपनी इकॉनमी ठीक कर रहा है, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं छोटे हैं लेकिन हम उनको बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं, वो भी पाँव फैलाते हैं, जबर है कि हम बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा हमको कारोबार करते हैं। तो शाह साहब इस कम्प्लेक्स से लोग कब निकलेंगे? अल्लाह बेहतर जानता है जी कि कब हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे। लेकिन मसला ये है कि क्या कल, बल्कि आज, मैं आज की बात आपको बताता हूँ, कल को तो छोड़ दे। आज मैं टास्टॉप वाले H&M के अंदर था। वो लड़की जो वहाँ काम करती हैं वो घूम रही थी, या अकेला मैं था। मैं अकेला था, तो मैंने ना उनको आवाज मारी, मैंने कहा आप कस्टमर हैं या क्या जी ना है देता है। तो मैंने कहा फिर अच्छा, मैंने ये चीज़ें पकड़ी हुई हैं, मैंने पेमेंट करनी है, तो वो आ गई। यकीन करें कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डर गए हैं, लोग इकोनॉमिकली पोजीशन को संवार रहे हैं। और हमारे लोग हैं, और दें आप पाई 40 दें, दें पाई 10 दें, और वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान, ये वो आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, लेकिन शाह साहब आपकी बात दुरुस्त है, आप सोशल मीडिया पे देखिए अभी बैंकों के इश्तारात लगे होते हैं, पहले कभी आपने देखे थे? नहीं, ये तो देखे ना, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रम्प ने जो कुछ किया है वो मजबूर होकर किया है। आपको पता है कि अमेरिका में दुनिया की, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है, और इंडिया कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपति मेरे मुल्क में है। हालांकि उसको ये लिखना चाहिए कि दुनिया के सबसे भूखपति, जिनको सबसे ज्यादा भूख है, भूखे लोग हैं, वो मेरे मुल्क के अंदर है। सड़कों पे सोने वाले बेचारे हमारी तरह शाह के साहब आप इंसान। जरा बताएं, अक्सर आपने इस भारत को क्या एडवांटेज है, ये हर जगह छा जाता है, या कि डेनिश भी जब कहते थे जी हमारा कारोबार है, इकॉनमी है, हम जो अपनी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ी मंडी है, कारोबारी मंडी जिसे कहते हैं ना, कि मंडी है, तो लोग कारोबार को देखते हैं, असूलों को नहीं देखते। देखिए ये उनके अंदर नेशनलिज्म है। पाकिस्तान पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के पास क्या था, ईस्ट और वेस्ट के अंदर सिर्फ एक लारंसपुर की थी मिल, जो आपके कपड़ा बनाती थी, गर्म कपड़ा, और आज आज भी भी वो। शाह साहब आज भी है, मैंने देखी हुई जी। है। और दूसरी मिल है बनी बाद में हरनाई, इन 50s के अंदर, 50 के एंड में वो कंप्लीट हुई। इसके बाद आपके पास क्या था, ये खड़ियों पे कपड़ा बनने वाला। इंडिया के पास क्या था, इंडिया उस वक्त रूस को ये ट्रेनों के इंजन सप्लाई करता था, बोगी सप्लाई करता था। आपके सारे पैसे उन्होंने दबा लिए। जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई, वो दुनिया से चले गए,
तो इन्होंने उसके बाद लियाकत अली खान को इन्होंने उड़ा दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी इंडिया को आप रखें, हम जल्द आप में शामिल हो जाएंगे। जो अरबों उस वक्त के डॉलर्स देने थे वो सब के सब भारत में रहे। इन्होंने पाकिस्तान 90 की दहाई के अंदर सिल्वर वैली, ये जो कंप्यूटर्स किया है लाहौर और रावलपिंडी आपके इलाके में, जाके किसी से भी पूछ लें, बड़ी तरक्की कर रहा था, वहां लग रही थी। फिर हुआ क्या कि सडनली वो चीजें इंडिया चली गई और इंडिया ने। तो शाह साहब इसका मतलब है लॉबिंग होती है, गद्दार पैदा होते हैं, गद्दार पैदा किए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बहुत सारी एयरलाइन को, अपनी एयरलाइन को बंद किया जाता है, स्टील मिल को बंद किया जाता है। शाह साहब जिस तरह आप इंफॉर्मेशन देते हैं, आप लोगों की वजह से, आपकी पार्टी की वजह से लगता है ऐसे कि डेनमार्क में आने वाले कम्यून के इलेक्शन में बहुत ज्यादा वोटें पड़ेंगी आप लोगों की पार्टी की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि जो हम चीज लेके आ रहे हैं वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम डेनमार्क के लिए लेके आ रहे हैं। हम डेनमार्क की वाहिद पार्टी होंगे जो डेनमार्क के को एक मजबूत जो इनका इमिग्रेशन और जो इनके जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो इनके अपने शहरी हैं उनकी सहूलतों के लिए भी यहाँ पे जो। लेकिन शाह साहब एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं उन लोगों को जो अंदर सीना गदर से जो है वो आपके लिए लॉबिंग करते हैं कि ये तो खुद भी सारे जीत नहीं सकेंगे, तो इनको वोट देना वोट जाया करने के बराबर है। देखें जी, फलके सिंह के जाके देख सकते हैं कि वहाँ मैं बैठा था, वाहिद मैं था पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो वहाँ के उदवल में रहा हूँ, जाके तफ्तीश कर लें। फिर मेरे पास यहाँ पे पेपर पड़े हुए हैं जिसके ऊपर मुझे जो भी बड़ी बड़ी फलके सिंह के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर मुझे स्पेशल इनविटेशंस आए और मैं बड़े। लेकिन मुझे तगमे से जाने से क्या, मैं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा, मुझे नाम नहीं चाहिए। मेरा नाम जो है माशाल्लाह वो वैसे ही अल्लाह ने नाम बढ़ा के, मुझे नाम की जरूरत नहीं। मैं तो काम कर रहा हूँ अपने, जो हमारी नस्लें यहाँ पे आबाद हो चुकी हैं जिनको हम लोगों ने धोखा दिया है, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूँ। क्यों कि लास्ट 20 ईयर्स हमने कहा जी ओ यंगस्टर आ रहे हैं, बहुत अच्छी डेनिश बोलते हैं, बहुत अच्छे। किसी को डेनमार्क के शहरों के नाम नहीं आते, किसी को डेनमार्क के डिफरेंट जो डायलॉग डायलैक्ट और कल्चर जो है इनके डेनिशों के, कहाँ कहाँ जर्मन आबाद है, कहाँ कहाँ दूसरे कौमें आबाद है, इनको नहीं पता। तो फिर ये क्या स्कूलों में जाके तो कह रहे हैं जी हमारी तरह हम भी तो स्कूल गए हैं। हमें कौन काबिल होता था, मैं खुद कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूलों का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा काबिल वो थे जो टाट पे पढ़ते थे। मैंने आपको आपके रेडियो पे बताया हुआ है कि जो गुजरात से मैट्रिक 1965 में जो फर्स्ट आया था पूरे डिवीजन के अंदर लाहौर, वो टाट स्कूल का गुजरात का पढ़ा हुआ था। तो हम लोग क्या जी सेकंड डिवीजन आ गई, थर्ड डिवीजन आ गई जी, फर्स्ट डिवीजन आ गई, क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन शाह साहब इनका हाल क्या करेंगे? ये जो लॉबियां बैठी हैं, डेनिश वोटों को खराब करती हैं, कम्युनिटी को खराब करती हैं, किसी तरफ जाना नहीं देते, ऐसे एक तरफ लगे हुए हैं, बस वही उनके काम है, वही उनकी सियासत है, उसके अलावा उनका कोई तल्लुक ही नहीं है। इनको अंकल ट्रंप ठीक करेगा। अंकल ट्रंप आ गया ना, आप राइजे फुल हो गया। आपको पता है कि कल जो गुजरी है इंग्लैंड में भी, अब आपको वो आप वीजा लेंगे तो वो वीजे के साथ आप जाते हैं, हो सकता है कि एयरपोर्ट से भी आपको कह दे जी चले जाए, आप नहीं आ सकते। इसी तरह अमेरिका में आपका वीजा लगा हुआ है, सब कुछ है, आपको वो कहते हैं जी चले जाए। यानी कि जब तक आपने अपनी शख्सियत को बनाना नहीं। आप ये देखें कि टेलीफोन के अंदर 90% पाकिस्तानी जो हैं वो टिकटॉक देखते हैं, और टिकटॉक ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि ममनून है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। आपने इसको खोला है टिकटॉक को और आपने देखी है, उन्होंने देख लेना, उन्होंने कहा जी आपके यहाँ टिकटॉक आई है जी, मैंने नहीं देखी जी, ये राजा साहब ने भेजी। अच्छा, लेकिन खोल के तो आपने सुनी है ना, देखी तो आपने ना,
लिहाजा हम आपको ये समझते हैं कि आप इस तरह के ख्यालात रखते हैं, आपने ये चीज़ें देखी हैं, अब वापस चले। इस तरह की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं जिसके ऊपर हमें बोलना चाहिए। आते हैं सबसे पहले राजा साहब, ये जो पाबंदी उसने लगाई है जो 9 अप्रैल से वैलिड होगी, ये टोल की, ये जो कस्टम उसने लगाया, ये बहुत एक दूरअंदेश और खुश आइंदा बात है। आपको याद होगा कि 70 में जब हम लोग 69 एंड ऑफ 69 70s में जब हम डेनमार्क आए थे, तो डेनमार्क के अंदर घर घर के गली गली में यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती थी, छोटी छोटी मिलें होती थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती, कई दफ़ा दो दो घर के अंदर वो रंधे लगे होते थे। वहाँ कोई ओस्ट्रोबो में मैं एक घर में गया तो वहाँ पे पाकिस्तानी एक काम करता, तो मैं गया तो 2 कमरे का घर, तो डैनिश ने क्या वो मोमबत्तियां मारनी, जी मोमबत्तियां, पीछे चला जाओ जी एक और आता है उसके अंदर भी मोमबत्तियां मारनी। वो 4-5 हाल मिला के उन्होंने मोमबत्तियों वाली फैक्ट्री बनाई हुई और आसपास सारे ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं। अब ये डेनमार्क के अंदर डेनमार्क लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो अपने मुल्क को चलाने के लिए ये छोटी फैक्ट्रीज लगाएंगे, छोटी इंडस्ट्रीज लगाएंगे और इस मुल्क के अंदर इस अवाम की ताकत के मुताबिक वो करेंगे। अब पाकिस्तान को क्या हुआ था, एक 100 पाउंड लेके आता है, पूरा ट्रैक्टर पाकिस्तान से 100 पाउंड में खरीद के ले जाता है, क्योंकि जब उसे 100 पाउंड चेंज करवाना है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 पाउंड चेंज करवाना है तो उसको वो 366 रुपए का 1 पाउंड हुआ। तो इस तरह वो एक ट्रैक्टर लेके चला गया। तो जब आपने वो 100 पाउंड लेके तो इंग्लैंड जाना है, तो उसको कहना ये जैकेट कितने की है, तो उसने कहना ये 120 पाउंड की है। आपने कहना जी मैंने तो ये जैकेट पहनी है क्योंकि मेरी शो होगी कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ और ये ब्रांडेड है, तो 120 पाउंड उसको दे के आ जाएंगे। तो लूटमार किसने मचाई हुई थी? इन लोगों ने। ये लोग हमारे मुल्क से चीजें लेके आ रहे थे गुर्बत से गुर्बत। इसी तरह अमेरिका कह रहा था कि हम लोग जो हैं, और दूसरी सबसे बड़ी वजूहात क्या है, वो ये थी कि जंग में अमेरिका ने कई ट्रिलियन के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट किए और उसका अपना मुल्क जो था वो दिवालिया हो रहा था। चाइना के आगे कर्ज में, यूरोप के आगे कर्ज में वो बहुत ज्यादा दब गया था। दूसरी ये चीज थी कि इन्होंने, भारत ने पहले रूस को लाया अफगानिस्तान में और सोवियत यूनियन टूटा, रशिया जो है उसकी स्टेट्स खत्म होगी, वो भूखा नंगा होके वापस चला गया। फिर ये भारत जो है ये अमेरिका को पकड़ के ले आया कि आओ यहाँ पे बड़े खजाने हैं अफगानिस्तान में, तुम आ जाओ। वहां पे इन्होंने मार खाई है। अब उसने ये किया है कि वहां तो अपनी अपनी मंजी बेड़ा उसने बिस्तर लगा लिया अमेरिका में कि वो जो हायरस थी वाइस प्रेसिडेंट, वो अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पर तोड़ रही है, लेकिन ओबामा ने अपने बुक में ये लिख दिया कि ये जो है ये अच्छी नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए आगे। तो इस तरीके से अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी वाइफ कौन है, वो इंडियन है। आपने देख लिया कि ग्रीनलैंड में वो इस तरह आगे पीछे छलांगे लगा रही थी हिरन की तरह, जिस तरीके से वो हालांकि उसको डिप्लोमेट है, वो उसका हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट है, उसको बिहेव करना चाहिए था इस तरह जैसे वो अभी कोई गाना गाने लगी है कोई तो ये चीजें जो है ये काउंटेबल होती हैं, देखना ऐसा पड़ता है। भारत ने बड़ा इन्वेस्ट किया बलूचिस्तान में, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, उसको बहुत फायदा हुआ है। उसको ये फायदा हुआ है कि उसने 18 जो मैनेजमेंट है वो करवा दी हुई है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं ये हमारे सियासतदानों के अपने क्रिएटेड है, और ये जो भारत इनको कहता है ये वैसे करते हैं। आपको पता है कि दुबई में क्या था? दुबई में पाकिस्तानी जो होते थे रात को रेत पे सोते थे और दिन को इनके लिए जगह काम करते थे। मैं तो खुद गया हूँ उस जमाने में, देखा हुआ है इसको। लेकिन अब शाह वहां साहब पे यहाँ भारत, डेनमार्क में भी देखे ना, जो आपको भी पता है मुझे भी पता है, यहाँ भी एक भारतीय लॉबी है, काम करती है हमारे बिल्कुल हमारे अमगोज में। बिल्कुल, इसकी वजह क्या है कि हमारी आपस की लड़ाई झगड़े हैं, हमारी आपस की। ये आज मैंने जी फलाने को डिनर दिया तो मैं उसके साथ फोटो खिंचा रहा हूँ जी, आज मैं फलाने के साथ, आज फलाना वजीर आया जी, बस ये मेरे लिए। भाई अगर कोई वजीर आया या कोई सियासतदान आया तो वो पाकिस्तान का है।
वो सबके लिए चाहिए। ये जी पुराने वक्त में किसको कॉल किया, अब जिसके कोई, अब ये शाह साहब आपने देखा होगा कि ये जो बात कर रहे थे कि लॉबियां होती हैं, हर मुल्क होता है, पाकिस्तान ने भी लॉबी बनाई होगी, दूसरे मुल्कों ने भी लॉबी बनाई होगी। ये जो हमारी अमगोज में भारतीय लॉबी है, अब तो ये खुल के सामने आते हैं, अब तो ये तस्वीरों में आते हैं, अब तो ये फिल्मों में आते हैं। देखिए जी, हमें इनसे ज्यादा मोहब्बत है। मैं तो सीधी बात करूंगा, इसलिए कि मेरा खून अरबी है, मैं अरब का रहने वाला जलाली हूँ। ये तो कहेंगे क्यों कि कलमा तो बेशक पढ़ लिया, खून तो वही है। इनको कहें, ये कहेंगे जी यहूदी को गाली दे देंगे, अमेरिकन को गाली दे देंगे, डेनिश को गाली दे देंगे, गोरे को गाली दे देंगे, लेकिन भारतीय को नहीं गाली देंगे कभी भी। कभी आपने सुना कि भारतीय ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये मसले मसाइल जो हैं, शाह मसले साहब ये ये नहीं तो कि हम, चलते रहेंगे मसले मिसाल। शाह साहब आज एक खबर सोशल मीडिया पर मैंने देखी कि डॉक्टर इरफान साहब हैं, बड़े फख्र से बता रहे थे कि मैं पेट की मीटिंग में गया था। जी देखें, मीटिंगें अच्छी बात है, मीटिंगें अटेंड करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आपका प्लेटफॉर्म है जिसको काफी दुनिया नहीं जो शाह है साहब, वो, पेट की बात कर रहे हैं, जब नाम पेट का सुनते हैं तो ये एक सीक्रेट एक एजेंसी होती है, उसकी बात होती है। मैंने भी इसलिए कहा ना जी, अच्छी बात है, लेकिन मसले मसाइल जो है वो हमें ये देखना चाहिए कि मीटिंग के लिए क्या हर बंदा एक्सपर्ट है उस पे। अगर मैं ये सोचूं कि मैं हर चीज पे मास्टर हूँ, नहीं, मैं बात कर सकता हूँ। मुझे आप कहें जी आप अब बैठ के तहरीर करें, तो मैं कहूँगा जी ना ना, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखा लें। ये डिफरेंट चीज होती है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आप में खामी है उसको एक्सेप्ट शाह करें। साहब, इन लोगों का कम्युनिटी में सबकी बात कर, इनके लोगों का कम्युनिटी में शेयर किया है, ये अपनी बातों से बातूनी तरीके से जो है ना इन अदारों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कौन सा इस्लाह का काम हो रहा है? कभी आपने कहीं देखा है शाह साहब? शाह साहब यहाँ उन्होंने से लाखों करोड़ों लाखों जो है ना वो मिलियर्ड के हिसाब से डैनिश करना करोड़ जो है वो चाहिए यहाँ से काम। निकाल के ले गए हैं। देखें, इरफान ये उन अच्छे काम तंजीमों को कर रहा है, रिप्रेजेंट अच्छे, करते हैं। इरफान अच्छे काम कर रहा है, लेकिन उसकी उसकी प्रॉब्लम नहीं, यह मैं है इरफान की बात नहीं कर रहा, मैं इज्तिमाई तौर पे बात कर कि रहा हूँ। इज्तिमाई तौर पे जो है वो जो बंदा एक दफा लीडर बन जाता है ना, वो ये कहता है कि मैं किसी दूसरे की बात ना सुनूं, और वो अपनी लीडरशिप जो है वो कायम रखने के लिए हर हरबे जो है वो इस्तेमाल करता है। अब ये देखें कि शाह साहब, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहे थे, उसके साथ क्या हुआ? नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ? देखिए, अपने लोगों ने किया ना, बाहर बिल्कुल से तो कोई नहीं आया था। इसी तरह के उस जमाने में भी लोग थे जहाँ जो काम करते थे। आप देखें ना कितना मजबूत था इंडिया, मुसलमानों की हुकूमत रही भारत जो है, कितना अरसा ये रहे, और आज वो किधर गए मुसलमान? राजा साहब मुझे एक बात बताएं, जी शाह मेरा एक साहब। सिंपल सवाल है। जब हमें बचपन से ये बता दिया जाए कि तुम शराब पियो, बुराई करो, जो मर्जी करो, तुम जब कब्र में जाओगे तो कलमा पढ़ के जाओगे, तो तुम्हें तुम्हें नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी, और उसके बाद तुम क़यामत वाले दिन उनके या झंडे के अली नीचे आ का जाओगे। नारा मारोगे तो आगे चले जाओगे, बख्शे जाओगे बस तुम। यही है ना। और कुरान मजीद क्या कह रहा है? कुरान मजीद ये फरमा रहा है कि ये सब कुछ झूठ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी को, एक ही उनकी बेटी है, हम में इतने अख्तलाफात हैं कि हम खुद मुसलमान है ही नहीं। मैं अभी वो बच्ची का प्रोग्राम सुन रहा था रेडियो में, जब मैं आ रहा था, तो वो कह रही थी कि इस्लाम में शराब बंद है। और भाई, इस्लाम में शराब बंद नहीं है। इस्लाम तो पहले दिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ के नीचे आए थे, तो उस दिन से मुसलमान के लिए शराब जो है वो बंद है। किसी पैगंबर ने, किसी इंसान ने शराब नहीं पी। जो शराब पीते हैं वो, उनका उनको सजाएं दुनिया में भी मिलती है, आगे भी शाह साहब, मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो डैनिश है, ना शराब पीते हैं ना गोश्त खाते हैं। ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने बाइबल, ये बाइबल कहते हैं, अरबी में उसका नाम अंजील है, और अंजील और शाह साहब, तौरात आप उसको। बताएं, आप सर्च करते रहते हैं कि जो सोशल मीडिया की यलगार है,
जी ये सोशल मीडिया ने खासकर मुसलमानों को जकड़ लिया, मुसलमान ख्वातीन को जकड़ लिया, मुसलमान बच्चों को जकड़ लिया, बच्चियों को सोशल मीडिया ने जकड़ लिया है। तो ये जो जलगार आई हुई है, हुकूमतें भी चाहती हैं कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, लेकिन दिन ब दिन लोग इसी के गर्क होते जा रहे हैं। देखें जी, आप ये देखें कि सोशल मीडिया वाले क्यों ना आए, कि जो स्पेन में बैठ के टिकटॉक करता था वो पाकिस्तान के सारे टीवियों में चैंपियन हो गया। वो पाकिस्तान बैठ के इतने इतने लाख रुपया कमा रहा है और टीवी वाले उसको ले के आ रहे हैं कि भाई आ तू आ हमारे, इस तरह दूसरों को बुला रहे हैं टिकटॉकर्स को और दूसरों को। अगले दिन ईद के फंक्शन में तो वाइफ देख रही, तो मैं भी खड़ा साथ बैठ गया तो देख रहा था। तो एक लड़की थी, वो कहती मैं टिकटॉक में मैं डांसर हूँ। तो उसको वो बब्बू मजाक कर रहा था कि भाई डांसर तो इधर, भाई अगर तुम डांसर हो, तुम मुसलमान हो, तो तुम्हारा टिकटॉक पे डांस करना है, तुम इधर आई हो बंदों को एंटरटेन करने के लिए आई हो, तुमने पैसे, तुम सिर्फ। तो शाह साहब ये मिस यूज करते हैं लोगों को, कहते हैं देखें जी हम डांस करना चाहते हैं, हमें घर से मना करते हैं। ये डबल मोराल क्या होता है? देखें जी, अब तो मौलवियों की टिकटॉक बन गई है कि भाई मस्जिदों के अंदर शाह डांस हो साहब रहे हैं। देखे, एक शरीफ आदमी मुफ्ती, वो कौन सा पता नहीं मुफ्ती, पता नहीं तकी के क्या उसका नाम है, जो है ना कवि, मौलवी कवि, जी उसने कितना इस्लाम को या उलमा को बदनाम किया है। रोज वो औरतों के साथ बैठा टिकटॉक बना रहा होता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। शाह साहब रहता वो पाकिस्तान में है। नहीं, आप उसको ना कहें, आप उसको छोड़ दें। ये जो डेली डेली कम से कम 60-70 लगी तो होती शाह हैं। साहब फिर डैन शो को तो ना कहें जी इस्लाम हमारा ये कहता है, इस्लाम हमारा ये कहता है जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये डेली जो टांगे तोड़ रहे होते हैं, बच्चों को उल्टा लटा के नौकरों को मार रहे होते हैं, उनकी वो पास खड़ो के वीडियो बना रहा होता है, टिकटॉक बना रहा होता है। तो क्या क्या वो जो बना रहा है वो भी उतना ही मुजरम है जितना वो मार रहा है। शाह साहब तो आप हमें बताते थे जब हम शुरू शुरू में आए थे कि यहाँ के बच्चे जो होते हैं, यहाँ के बच्चे मासूम होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अक्सरियत बच्चे झूठ नहीं बोलते और ना होने के बराबर झूठ होता है। लेकिन अब शाह साहब ये रेशो कम होती जा रही है। देखिए जी, वो इसलिए कि हमने अपने घरों में तवज्जो देनी छोड़ दी है। आगे आपकी फैमिली लाइफ होती थी पाकिस्तान में और यहाँ के, आप दो कल्चर्स को जो है मजबूती से पकड़े रखे थे। अब आपके जो कल्चर्स हैं वो आपके हाथ से निकल चुके हैं। कल्चर किसने बनाना है? औरत और मर्द ने मिलके। और तो जब शाह साहब आप तो मस्जिद अदारे बहुत ज्यादा बन गए, कल्चर सेंटर बहुत ज्यादा बन गए, मुझे आप मुझे आज तक कितने थे? नहीं, मुझे ये बताएं, आप ये तो मीडिया पर्सन है, सारा दिन यहाँ बैठे हुए हैं, कभी मुझे ले कभी किसी को ले, सारा दिन बिजी रहते हैं। आपके भी तो छोटे राजा ने जाके तो इत्काफ बैठा है। आखिर किसी ने तरबियत की है ना, उसकी उसकी माँ ने उसकी तरबियत की है ना, आपने उसकी तरबियत की है, उसको टाइम दिया है कि बेटा ये चीज़ जो है इस्लाम में। तो बजाय बड़ा होकर थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में जाके वो इत्काफ बैठता, उसने यही सोचा कि मैं अभी इस छोटी सी नौ उम्री में मैं बैठ जाता हूँ। और ये बड़ी खुशाइंदा चीज़ है। जो बच्चे इस तरह हमारे क्या यहाँ सिखलाया जाता है कि तू उस फेंकेगा, मैं उस फेंकेगा, मैं उस फेंकेगा। यकीन करेगा कोई भी फिका, पावे शिया शाह हो। साहब मैंने आज दिन तक, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैंने आज दिन तक अपने बच्चों में से किसी को भी नहीं बोला कि तुम झूठ बोला करो। तो झूठ इंसान किस वक्त बोलता है? झूठ उस वक्त बोलता है जब उसके सामने मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जब उसके सामने ड्रामे करते हैं हम लोग। जब मैं अपने बच्चों के सामने ड्रामे करूं तो मेरे बच्चे तो फिर वैसे ही ड्रामा मेरे साथ करेंगे। तो लिहाजा अगर आप सिंसियर हैं, सीधे हैं, तो आप अल्लाह के फजल से आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं। चलिए शाह साहब हल की तरफ जाते हैं। ये तो सारे मसाइल मसाइल की हम बात करते हैं, हल भी पेश करना चाहिए। शाह साहब नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, कोपनहेगन बड़ी कम्यून है, साथ फिलाडेल्फिया भी लगती है, साथ और दूसरी कम्यूनें भी, आमा आपके साथ लगता है। बहुत सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक हैं, ये चंद कम्यूनें जो है ना। इसी तरह अगर आप बाहर निकल जाते हैं, आपको टास्टोप है, ग्लोस्टोप है, एल्बुसुंड है, दूसरी जो है विजोर है, तो ये सारी चीज़ें जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ गैर मुल्कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वोट बहुत ज़्यादा है। तो शाह साहब जो रेशियो है, जो हमने स्टडी किया है कि जो इनकी बातचीत है, जो इनका रुझान है, ये कम्यून के इलेक्शन की तरफ नहीं, इनका रुझान है पीपल्स पार्टी की तरफ। उनका फिक्र है कि जरदारी साहब को कोरोना वायरस हो गया है। उनको फिक्र है जी नवाज शरीफ साहब आप मीडिया पे कम आते हैं। उनको फिक्र है जी इमरान खान ने पता नहीं
ईद पे रोटी खाई है या कि नहीं खाई, कौन कौन मिलकर आया है। और डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने जनाब आज फलान जगह लेक्चर दिया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये किया है। शाह साहब जब हमारी तरजीहात ये बन गई है तो शाह साहब आप क्यों कम्यून की बात करते हैं, इन लोगों ने कम्यून की तरफ जाना है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं 2 मिनट चाहूँगा आपसे कि मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं 2 मिनट चाहता हूँ कि एक सिनेरियो कायम करूँ कि ये जो ट्रंप ने किया है इससे क्या होने वाला है। देखें, आप पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो वो बाहर चीज़ें बेचता है, वो महंगी हो जाएंगी और इससे क्योंकि उससे पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी जो है बाइंग कुव्वत वो बढ़ेगी, करेंसी जो है वो मजबूत होगी, डॉलर ज्यादा आएंगे। डिवैल्यूएशंस खत्म होगी। इसी तरीके से डेनमार्क के अंदर अगर यही पीडीएम की गवर्नमेंट रही और बस इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ करती रही तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन अगर कोई अक्लमंद जमात यहाँ पे आ गई 2-3 मिलके, तो और यहाँ पे छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज लग गई और ये हम जो है किसी ने बाहर से आके कोई चीज़ हमसे बाय करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह। तो हमारे अपने मुल्क के हालात, हम बाहर से जो है चीज़ें खरीदने की बजाय अपने मुल्क में, जैसे यहाँ बिफोर मिड 90 जो इन्होंने बंद कर दी हर चीज़ें, इनको सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि इन्होंने एनवायरनमेंट, ओ जी एनवायरनमेंट के ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी, मौसम खराब हो रहा है जी, बदल। ओ भाई, समुद्र तो वैसे ही पलेंगे, वो तो क़यामत के नज़दीक अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान मजीद में कि रोज़ाना मैं तुमसे ज़मीन ले रहा हूँ और तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें शऊर ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको लोगों को चाहिए इसकी बात करें, इनको बताएं। और यहाँ पे मैं अपने लोगों से बात करूँगा कि जो बिजनेसमैन है या दूसरे, देखें आप अपनी सेवमेंट जो है इस साल, कम से कम इस साल अपनी सेवमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ट्रैवलिंग कम करें, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। ये ना हो कि किसी वक्त कोई ऐसी हालात हो जाए कि आपको गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट भी ना कर सके, तो फिर आप क्या करेंगे। आप उन मकान के किराए या दूसरी चीज़ें जो हैं वो तो आपने देनी है, आपने पेमेंट तो करनी है अपनी जो करनी है। लिहाजा हर चीज़ को अकल से इस्तेमाल करें और देखें कि हालात, मजाक में मत जाएं। ये ना सोचें कि जी पकौड़ियाँ खा लेंगे, नहीं। ये देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, और ये अब शुरू हो गया, ऊँट बैठ गया है, अब वो किस करवट लेटता है ये हमने देखना है। इसमें कुछ ममालिक के नुकसानात भी हैं, कुछ ममालिक के को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिस तरह के पाकिस्तान है। आप ये देखें कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, लेकिन उसकी इंडस्ट्रीज को ताला लगा हुआ था। अगर अब जब उसके बाहर कोई चीज़ बाय नहीं करेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान में फ्रूट लेने के लिए गया। मेरे भाई की बरसी थी तो मैं फ्रूट लेने के लिए सब्ज़ मंडी गया, तो मेरे जानने वाले थे सारे गुजरात में, सब्ज़ मंडी में, फ्रूट मार्केट में। तो वहाँ भिंडियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये किस तरह, तो क्या लगा जी ये सारी की सारी जो तय लगी हुई है ना, ये बाहर के मुल्कों में जा रही है, वो खरीद लिया उन्होंने, उनके बंदा आता है वो खरीद लेता है। तो ये जो गली सड़ी पड़ी हुई है ना, ये हमने पाकिस्तान को देनी है। तो मैंने कहा अगर मैं उनमें से चाहूँ, तो कहते हैं जी फिर वो जो यूरोप की प्राइस है वो आपको देनी पड़ेगी। अब ये आप साहब लगा लें हमारी मेंटेलिटी का। और अब जो होगा वो बाहर तो बेच नहीं सकेंगे, और जो थोड़ी बहुत बाहर लेके जाएगा वो पाकिस्तान में पैसा देगा, वो पाकिस्तान में कस्टम दे के जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी होगा, खाने पीने की चीज़ें फ्रेश मिलेंगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इंडिया के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि ये जो मैकडोनल्ड्स और दूसरे चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ना इनके ऊपर इल्ज़ाम ला रहा हूँ, बर्गर किंग और ये दूसरे सारे, इनके अंदर जो आर्टिफिशियल, इंडिया के अंदर, उन्होंने ये नहीं कहा कि यूरोप के अंदर, उसने कहा कि इंडिया के अंदर, उसने बाकायदा तजर्बा किया है। और उसने कहा है कि ये इनके जितने भी चीज़ हैं, पोस्ट चीज़, वो सब के सब चली हैं, और ये चीज़ें जब आपके अंदर जानती है तो फिर आप अपने आप को खुद कैंसर लगवाते हैं। तो लिहाजा कैंसर के मरीज़ बनने से आप अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये है कि साइंटिस्ट ने एक नई रिकवरी की है कि जिनको पेशाब की तकलीफ़ होती है, पेशाब के ड्रॉप्स आते हैं, मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया, क्योंकि मैं 75 का हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम थी। बेशक मुझे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शाम के वक्त जो है या दिन को
3-4 सुर्ख बड़े किस्म के टमाटर खाएं, फिर सुर्ख किस्म की ये आप खाएं रोजाना, तो उससे आपको पेशाब की तकलीफ जो है और इसी तरह वो जो कैंसर वगैरह का डर शाह वो साहब ये खत्म हो जाए। देसी इलाज नेचुरल चीजें खाने से बिल्कुल फायदा होता है। जी, मुझे मानना है कि बिल्कुल वजूद रखती है, और मैंने इस चीज़ को आजमाया और मैं बड़े आराम से सुकून से सोता हूँ रात को, नहीं तो कई दफ़ा उठ के पेशाब करना पड़ता था। तो ये चीज़ें जो हैं ये हैं, लेकिन जो आपने कहा है कम्यून का, देखिए हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि संडे वाले दिन आपके रेडियो पे रश होगा। शाह साहब हम बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे जी, हैं। इंशाल्लाह संडे वाले दिन यहाँ पे रश होगा और आपको मोहलत नहीं मिलेगी, इतने टेलीफोन आएंगे। और हमारी जो पार्टी है वो लॉन्च हो चुकी है, और जो लॉन्च हो रही है इंशाल्लाह इसके अंदर सारा बातें आपके सामने आएंगी। और यहाँ की जो कम्यूने हैं, कम्यूने इनको बकायदा इस वक्त कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। आप ये देखें कि कोपेनहेगन कम्यून जो है इतनी बड़ी कम्यून होने के बावजूद, और ये क्योंकि हमारे जब आप 2 जगह काम करते हैं, आप राजा साहब मैं सिंपल एक बात करता हूँ, अगर मैं सारा दिन सुबह से लेके शाम तक टैक्सी चलाऊं और मैं काउंसलर भी हूँ, अब या मैं कोई ख्यो से रखी है या कोई रेस्टोरेंट रखा है, मैं वहां पे जाऊंगा या मैं अपना कम्यून को टाइम दूंगा। और अगर मैंने कम्यून को टाइम देना है तो मैं अपने पार्टी को अपना फुल मार्क दे दूंगा कि आप मेरी जगह मेरा वोट कास्ट कर लें। अब मैं किस तरीके से अपनी पार्टी को कन्विंस करूंगा या उस होम मिनिस्टर को कन्विंस करूंगा कि जिसके सामने तो मैं कमेटी में बैठता ही नहीं हूँ, किसी मीटिंग में मैं बैठता ही नहीं हूँ, उसको मैं कैसे खड़ा होकर कहूँगा कि भाई राजा गफूर अफसर को या दूसरे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम है, यहाँ पीने का पानी सही नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, यहाँ कार पार्किंग जो है उसकी प्रॉब्लम्स है। किस तरीके से मैं ये जुर्त करूँगा? वो इसीलिए कि हमें जो है नॉलेज ही नहीं है कि हमने सियासत करनी कैसे। हमें तो ये थापड़ा मारे पुत्र खैर हो जाए तेरी सत्ते खैरा, पिंड च नाल लग गया, चौधरीਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਨਮਾर्क ਵਿੱਚ, ਬਸ ਜੀ ਫਲਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, कोई गल नहीं, थोड़े वोट पे ने लेकिन कोई गल नहीं। ये थापड़ा ये फोटोएं ये उनके अपने अपने खानदानों के लिए भी नुकसान शाह है। साहब ये अभी तक इन जहनों से नहीं उतरा। निकाल रहे हैं बेशुमार आपके आपके जितने भी बड़ी जमातों के सरबराह हैं, उन्होंने क्यों ये बात की है कि इस दफा बिल्कुल हट के जो है फैमिली वाइज से हट के हम बात करेंगे। आपके पास सारे आए हैं। अच्छा फिर मैं सवाल पे आता हूँ, क्या आप समझते हैं कि इस दफा जो है वोट एवरेज आपकी पार्टी की वजह से ज्यादा होगा? जी, ये देखें संडे को जब हमारा जो लैंड अपना पार्टी फॉर्म है, जब वो आपके सवालों का जवाब देगा, और आपको मुझे पता है कि आपने बड़े वो तड़के लगे हुए सवाल रखे हुए हैं, तो जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो कम्यूनों के बारे में भी जवाब देगा। और शाह साहब इंशाल्लाह दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब इस दफ़ा आपकी नज़र में कौन सी पार्टी, आपकी पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी तगड़ी है जो उभर कर आएगी? देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि सोशल डेमोक्रेट जो है वो अकेली हुकूमत बना सके। और जो अपना लास्ट लुके की डेमोक्रेट्स है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जाएगी। हो सकता है कि लोग कंजर्वेटिव को देखें, लोग एसएफ को देखें, लेकिन इनेज लिस्टन का तो वैसे ही बैठा हुआ है, और रेडिकल वेंसा जो है वो 3-4 या 5 से ऊपर सीटें नहीं, उसकी वो सीटें लूज करेगी। क्यों कि उसके अंदर जो लोग हैं वो वैसे पुराने लोग नहीं और नजरियाती लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जो बस शोहरत के लिए पार्टी के अंदर आ गए हैं और इस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। तो ये कुछ 3-4 पार्टियां, लिबरल अलायंस जो है वो किसी सूरत में भी जो है उसका बेशक वो कह रही है ना कि आप कैंडिडेट अपना तुम सामने आ जाओ, तो वो नहीं आ सकता।
क्योंकि यहाँ पे शाह साहब लास्ट यहाँ तो लोग जो मैं जो अक्सर ये बात करता भी रहता हूँ, सीना गजर बातें चलती भी रहती हैं, यहाँ तो लोग जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो जो वोट देकर भी वोट दे देते हैं, वो नहीं देखते कौन सी पार्टी है, बोर्ड पे नहीं। लगी तस्वीर को देख के वोट दे देते हाँ हैं। हाँ हाँ। अब अब तो डेनिस जो है ना, वो पुराना वक्त था जी। अच्छा चाचा किनू देना है? चौधरी ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं मामा कहता सी पे नवाबजादे ਨੂੰ वोट पाना। अच्छा चलो मामे की गल मान लो। अब वो नहीं। अब लोग जो हैं उन्होंने देखना है कि हमें जो ये शिकंजा पड़ गया ना, हमने हमें छुड़ाएगा कौन? तीन पार्टियां तो इस वक्त जो है, और तीन तो हुकूमत में बैठी हैं, जो उनकी स्टूड पार्टी है वो भी तो साथ तो है शाह ना। साहब आप समझते हैं कि सोशल डेमोक्रेट इतनी आसानी से लॉर्ड मेयरशिप दे देगी? बिल्कुल जी। वो देगी ना देगी तो और क्या करेगी? फिर पैट को कहेगी कि हमें जैसे आगे काम बनता है कि जी आप कर दें जी कि हमारे इतने काउंसलर हो गए हैं, हमारे इतने हो गए हैं। वो चाचे बाबे वाला सिस्टम नहीं अब चलेगा। अब पार्टी जो है वो निगाह रखेंगी। पार्टीज के पास सारी चीजें हैं। वो ये नहीं कि आप कच्ची पेंसिल के साथ वो टिक मार करेंगे और उसके बाद जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसको साथ रख दें, वो नहीं है। अब तो यहाँ पे सब कुछ चलेगा, बहुत बातें होंगी। अब तो जो होना चाहिए शाह साहब टाइम सिमट रहा है। शाह साहब ये जो आप एग्रीमेंट करते हैं पार्टियां आपस में, बिल्कुल अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप किसी दूसरी पार्टी से इताद करते हैं कि अगर मेरे वोट कम हुए तो मैं आपको दे दूंगा, आपके कम हुए तो आप मुझे दे देंगे, ये थोड़ी सी तरह वजाहत करें। ये इसको डेनिश में फ्ली भी कहते हैं और सामाबाद भी कहते हैं। और इसके अंदर फ्ली ये होता है कि आपके इसलिए कहते हैं कि आप उनके साथ कौन से मुआहदे करते हैं। आप उनके साथ नजरियाती तौर पे आप क्या बताते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उनको ये कहता हूँ कि कोपेनहेगन कम्यून और चंद एक कम्यूनों के अंदर जो हमारी फॉरेनर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट में इंट्रोगेशन जो है वो फेल होकर रह गई है। पार्लियामेंट में मैं इंट्रोगेशन के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, तो वो इसको चीज़ को मान लेते हैं, इसमें हमारी फ्ली हो जाती है कि ठीक है। फिर ये इत्तेहाद होता है कि जी अगर हमारे वोट ज़्यादा हैं या आपके वोट ज़्यादा हैं और आपके कैंडिडेट जो हैं वो उतने वोट लेके तो उतने वो तो बन चुके हैं जो उनको चाहिए थे, बाकी आपके पार्टी के वोट हैं कुछ एक्स्ट्रा हो गए या हमारी के हो गए हैं, तो जितने वोट आपको चाहिए होंगे आपके या हमारे मेंबर को काउंसलर बनने के लिए, तो वो हम एक दूसरे से फ्री कर लेते हैं कि एक दूसरे को शिफ्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमें बड़ी अकल से काम लेना है कि इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि इंग्लिश लिस्टन, आपको पता है कि इंग्लिश लिस्टन और डेमोक्रेट्स और ये दूसरे इनके तो अपने मेंबर छोड़ के भाग गए हैं। अगर इनके वजूद होता है तो ये कुछ अभी एक ग्राउंड रन वाली जो बात है आज वो गई हुई है, फ्रांस में गई हुई है मेरे। अब ये देखना है कि ये होता क्या है, ग्राउंड से आगे हैं, ये करते क्या है, कहाँ तक अमेरिका इनके साथ प्ले बॉय वाली शाह बात साहब नहीं कर रहा। मैं तो बहुत बड़ी लीडर बन गई है। नहीं जी, ये कौम के लिए लीडर नहीं बनी। ये कौम को मैंने फर्स्ट ये कहा था कि ये पीडीएम है। अगर ये लीडर होती तो ये ग्राउंड लैंड को पहले ही संभाल के रखती, ये अपने मुल्क के अंदर इंट्रोगेशन को कायम रखती। इसने क्या किया है? इसने स्वाय अपनी अपने आप को अपने नाम को मनवाने के लिए इसने क्या किया है? क्या इसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? इसकी मुसलमानों के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे, इसके किसी के साथ दूसरी कौमों के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे, तो ये क्या करेगी? रूस के साथ इसका फड्डा है, अमेरिका के साथ इसका फड्डा है। अब क्या आप सोचेंगे कि अमेरिका के साथ इतनी इसने बाबा बाबा किया तो अमेरिका जब ग्रीनलैंड ले लेगा इनसे तो वो इसको छोड़ेगा? इनको वो इनकी हुकूमत रहने देगा? नहीं। इसलिए कि यहाँ पे उनकी ये बंदे उनके काम करते होते हैं, उनके असर रसूख हैं और ये चीज़ें चलती हैं, पाकिस्तान में भी चलती हैं। दूसरे यूरोप को अब ये सोचना है कि हम क्या करेंगे। आप ये देखें कि अमेरिका ने क्या किया। इंग्लैंड को 17% उसने कहा कि तुम्हें मैं ठौर में रखता हूँ और उसको ज्यादा आज़ादी दे दी है, उसकी फर्मों को भी ज्यादा आज़ादी दे दी है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर है। लेकिन उसने ये कहा है कि मैं अपनी अफवाज जो है, अपनी इमदाद जो है वो नेटो के तौर पे यूरोप को दूंगा। उसमें जो है अमेरिका उसने उसको
पटा डाल दिया है कि भाई तुम आज़ाद नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मैंने कनाडा से। अब कनाडा ने क्या किया, कनाडा ने बकौल बीबीसी और दूसरों के उसने ये ऐलान कर दिया है कि जितने बंदे जो हैं अमेरिका से पढ़े लिखे निकाले जा रहे हैं, वो बजाय अपने अपने मुल्क जाने के, वो पढ़े लिखे जो हैं वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको ले लेते हैं। क्योंकि उनके पास इतनी स्टेट्स पड़ी हुई हैं, ब्रिटिश कोलंबिया और उसके आगे बहुत ज़्यादा इलाका पड़ा हुआ है उनके पास, बहुत ज़्यादा स्टेट्स जहाँ पे उनको लोगों की ज़रूरत है, और वो वहाँ उनको ले जाएंगे, बसा लेंगे। अंग्रेजी तो ज़बान की तो उनको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिका में रहते हैं, सेम लैंग्वेज। लेकिन जो हालात हैं लेकिन शाह वो साहब दोहरी शरीयत वालों का क्या बनेगा? वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो चेक करेंगे भाई तू पुत्र किस तरह आया था। वो एक मजाक बना हुआ है कि उन्होंने ना कुछ महाजरीन को पकड़ा समुद्र के किनारे, तो इंग्लैंड वालों ने थे, उन्होंने इन सबको कोर्ट में पेश किया। तो पाकिस्तानी को पूछा कि तो सिखों को पूछा, दूसरों को, भाई तुम किस तरह आए हो? तो वो कोई कहने लगा मैं ड्राम में बैठ के आया हूँ, कोई कहने लगा जी मैंने फलानी चीज़ रखी, उसके प्लास्टिक के बैग, उसको पकड़ के मैं तैरता हुआ मैं इधर आ गया, कोई कुछ कहने लगा। तो एक ने कहा जी, एक को उसने पूछा जी तुम कैसे आए हो? तो वो कहने लगा जी मैं तो वेल मछली, मैं रो रहा था बैठा, वेल मछली आई, उसको मैंने पकड़ा तो वो मुझे दूसरे किनारे पे छोड़ गई। जज कहता है अब वेल मछली तो इसको किसी का ले आई है, हम कहाँ से वेल मछली लाए, लिहाजा इसको तो मैं स्टे देता हूँ, बाकी सबको डिपोर्ट कर दो, गाड़ी में बैठाओ, फ्रांस में जाओ। तो मसला ये है कि ये कौन सा नजरिया रखते हैं, क्या कौन साहब किसको आपकी एक्सेप्ट बातों से करते हैं। लगता है कि पाबंदियां भी लगने जा रही हैं, मुल्कों को सहूलियात भी मिलेंगी और पाकिस्तान के भी डॉलर काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे। ट्रम्प के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, डेनमार्क के भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हमारा मुल्क ऐसे मजबूत होना चाहिए, तकड़ा होना चाहिए। तो शाह साहब आखिर में 1 मिनट है, इसको किस तरह क्लोज करेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा गहरी नज़र रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुकानें बंद हो रही हैं, हर चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और 9 से जो ऐसा लागू हो रहा है। मकान तो ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो मकान कैसे बन रहे हैं? जी ये मकान वो जो है, जो कोई किराए पे नहीं इन्होंने मिलते लोगों को। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो तो ये अपने कारोबार को तो नहीं रोकते, लेकिन अब इनके अंदर बंदे कैसे बैठाएंगे, ये कैसे रखेंगे, ये सवाल अब इनके ऊपर अचानक जो आ पड़ी है। वो कहते हैं ना कि जब कोई चला जाता है दुनिया से तो सारे रोना पिटना शुरू कर देते हैं, फिर उनको होश कोई नहीं रहता क्या हुआ, लेकिन जब वो जिंदा सामने बैठा होता है तो उसके बारे में कोई नहीं बंदा सोचता। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं सोचा, तो अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। तो ये जो हमारी हीरोइन है वो अब किस तरफ डांस करती है, किस तरफ जाती है, क्या करती है, तो ये पीडीएम की सियासी चालें हैं और इस कौम के लिए। लेकिन इंशाल्लाह सब देखें एतवार को इस प्रोग्रामों के अंदर कौन सा मैसेज आपको आएगा, कौन कौन सी बातें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए नहीं आएंगी, और इंशाल्लाह ताला एक ऐसी डैनिश जो सियासी और डैनिश शाह मजबूत साहब तरीन। आप संडे को सरप्राइज देने जा रहे हैं? जी आपके थ्रू सबको सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म से। जी राज शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।